नमस्कार, कैसे हैं आप? फिक्र आपकी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बहुत सारी खबरें हैं देश में, कई जगह बाढ़ है, आंधी है, तूफान है, दुनिया भर में बहुत सारी ऐसी खबरें हैं जिससे हम परेशान हैं। लेकिन भारत से लेकर दुनिया जहां तक की सभी जरूरी खबरों के लिए हम लेकर आए हैं आपके लिए फिक्र आपकी। आपने ये शो देख लिया तो समझ लीजिए जरूरी खबरों को आपने अच्छे से जान लिया और समझ लिया। शुरू करते हैं आज की खबरों के इंट्रोडक्शन यानी परिचय के साथ। देखिए, पहली जो खबर इस वक्त हम आपको बताने वाले हैं, तेहरान में 2 दिन पहले एक ऐसी रियल लाइफ फिल्म रिलीज हुई। मोसाद इस फिल्म का डायरेक्टर था और इसके टारगेट पर था फिल्म का खलनायक हमास चीफ हानिया को मोसाद ने कैसे मारा, सस्पेंस और थ्रिलर से भरी इस रियल एक्शन फिल्म का क्लाइमैक्स आज आपको दिखाएंगे। सारा भेद खुल चुका है, हानिया कैसे मारा गया, इस पर एक बहुत बड़ा दावा सामने आया है जिसको लेकर अभी भी कई सवाल हैं, लेकिन दावा है फैक्ट्स के साथ। फ्रांस में चल रहा ओलंपिक है। क्या आप अभी भी माता पिता बनने का सपना देख रहे हैं? अपोलो फर्टिलिटी के साथ अपने माता पिता बनने का सपना पूरा करें। मुफ्त परामर्श के लिए 9953440671 पर कॉल करें। जो कि इस ओलंपिक हिस्ट्री का सबसे कंट्रोवर्शियल ओलंपिक है। और यह तस्वीर ध्यान से देखें आप, ध्यान से देखिए तस्वीर। वहां चल रही हरकतों से बदनाम हो रहा यह ओलंपिक आज जरूर देखिएगा कि एक महिला बॉक्सर को सिर्फ 40 सेकंड में रिंग क्यों छोड़ना पड़ा। यह एपिक है। दुनिया का सबसे छोटा बॉक्सिंग मैच कहा जा रहा है इसे। इटली की महिला बॉक्सर के खिलाफ ओलंपिक में पुरुष बॉक्सर को उतारने की इजाजत कैसे मिली। और इस बीच लोकसभा में मोदी सरकार के 6 चक्रव्यूह गिनाने वाले राहुल गांधी आजकल पूर्वानुमान लगा रहे हैं। उन्होंने ईडी को लेकर एक भविष्यवाणी की है। उनकी माने तो ईडी उनके घर रेड करने आ सकती है। राहुल गांधी ने एडवांस में ईडी की टीम को चाय बिस्किट का ऑफर भी दिया है। और यूपी में नजूल बिल पर संग्राम छिड़ा हुआ है। बहुत कुछ हो रहा है वहां पर, और ये सियासी संग्राम बीजेपी को अंदर ही अंदर खाया जा रहा है। योगी सरकार वर्सेस संगठन में ये कैसी लड़ाई छिड़ी है, फिक्र वाली गाइड में इस नजूल बिल की पूरी ABCD होगी। और इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, ये शब्द आप लोकसभा चुनाव से पहले से सुनते आ रहे हैं, फिर एकदम से सन्नाटा हो गया। इस इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सियासत भी खूब हुई। विपक्ष ने जोर शोर से मुद्दा उठाया था, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, SIT जांच की मांग उठाई गई। लेकिन आज इस याचिका को खारिज करते हुए कोर्ट ने फैसला सुनाया कि केवल संदेह के आधार पर SIT जांच के आदेश नहीं दे सकते और इसमें दखलंदाजी करना अनुच्छेद 32 के तहत गलत होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही याचिकाकर्ताओं को हाई कोर्ट जाने के लिए भी कह दिया है। और दिल्ली हाई कोर्ट ने आज ओल्ड राजेंद्र नगर में 3 छात्रों की मौत पर दिल्ली पुलिस को जमकर फटकार लगाई है। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से कहा कि गनीमत रही जो आपने बेसमेंट में घुस रहे पानी पर जुर्माना नहीं लगाया। दिल्ली पुलिस के जांच करने के रवैये पर सवाल उठाते हुए हाईकोर्ट ने मामले की CBI जांच के आदेश दे दिए। बहुत गंभीर विषय है, लेकिन फिक्र आज एक ग्लोबल खबर से कर रहे हैं, क्योंकि घड़ी मिला लीजिए, काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अभी तक जो संकेत मिल रहे हैं, अब से कुछ ही घंटे के अंदर क्या ईरान हमला करेगा, लेकिन इस हमले की जो स्क्रिप्ट है उसकी डिटेलिंग हम आपको बताने वाले हैं। शुरुआत में हमारे पास आपके लिए ग्लोबल फिक्र से जुड़ी 3 बड़ी खबरें हैं। पहली खबर दुनिया के सबसे रहस्यमय खबर है, हमास चीफ इस्माइल हानिया की हत्या का दृश्यम। एक अनसुलझी पहेली है। ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनेई इस पहेली में बुरी तरह उलझ गए हैं। उनकी क्रेडिबिलिटी साख पर है। 3 दिन से सदमे में है ईरान, अगर कहा जाए। सोच में डूबे हैं खमेनेई कि इजराइल ने तेहरान के हाई सिक्योरिटी जोन में हानिया को आखिर मौत के घाट कैसे उतार दिया। और बड़ा सवाल यह है, क्या ये एक्सटर्नल फोर्सेस थी या फिर इंटरनली किसी का सैबोटाज था। दोनों ही सूरत में खमेनेई के लिए बहुत बड़े सवाल हैं। हानिया के कमरे के अंदर से एक्सप्लोसिव खुलासा अब से कुछ देर में हम आपको दिखाएंगे। दूसरी बड़ी खबर दुनिया की सबसे चर्चित खबर है। फ्रांस में ओलंपिक गेम्स चल रहे हैं। यहां से अभी तक खिलाड़ियों से लूटपाट की खबरें सामने आ रही हैं, प्रोटेस्ट की खबरें सामने आ रही हैं। फ्रांस को अराजकता के लिए गोल्ड मेडल मिल रहे हैं, लेकिन अब फ्रांस ओलंपिक में काला अध्याय ये जुड़ा है कि यहां इटली की महिला बॉक्सर का मैच अल्जीरिया के ट्रांसजेंडर बॉक्सर से करा दिया गया। वो ट्रांसजेंडर बॉक्सर जिसको पिछले साल नई दिल्ली में वर्ल्ड बॉक्सिंग IBF इंटरनेशनल बॉक्सिंग फेडरेशन ने वर्ल्ड चैंपियनशिप में डिस्क्वालीफाई कर दिया था। वो ओलंपिक में क्वालिफाई कैसे हो जाता है? और 40 सेकंड के बाद ही इटली की महिला बॉक्सर ने रोते हुए रिंग छोड़ दिया ओलंपिक के मैच में। और उसने कहा कि मुझे ये जो पंच पड़ा, ये मेरे बॉक्सिंग करियर के इतिहास में कभी नहीं पड़ा है।
तीसरी खबर अमेरिका से है। वहां भारतीय साड़ी चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बन चुकी है। ठीक सुना आपने, भारतीय साड़ी वो भी कमला हैरिस की, जिसे मुद्दा बनाया डोनाल्ड ट्रंप ने, और उन्होंने सोशल मीडिया पर यह तस्वीर शेयर करते हुए कमला हैरिस के अश्वेत होने पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ट्रंप ने ऐसा क्यों किया है? हमने ट्रंप के साड़ी वाले इस ट्रंप कार्ड को डिकोड किया है। ट्रंप के इंडियन वोटर्स शायद फिसल ना जाएं। बहरहाल शुरुआत करते हैं सबसे पहले हमास चीफ इस्माइल हानिया की अब इस खबर से। आप पिछले 3 दिन से हानिया की हत्या से जुड़ी कई थ्योरीज के बारे में सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। हमास लीडर अल हाया ने दावा किया था कि इजराइल ने उनकी हत्या मिसाइल अटैक में कराई। अब सोचिए, अभी तक क्या क्या थ्योरी सामने आई। मिसाइल अटैक आ चुका है, इसमें सामने आ चुका है एक्सप्लोजिव, जो कि हम दिखाने वाले। इसमें सामने आ चुका है कि कोई इंटरनली कोई मिला है। बस अब यही सामने आना बाकी है कि स्पेस से अटैक किया है। खैर चलिए, जोक सपाट। अब हम आपको जो बता रहे हैं, ईरान ने दावा किया था कि यह मिसाइल बाहर से लॉन्च हुई। ठीक है, हानिया उस वक्त रात के 2 बजे के आसपास सो रहा था। हमारी ग्राफिक टीम ने बड़े अच्छे ग्राफिक्स आपके लिए बनाए हैं। कहा यह भी गया है कि हानिया को मारने के लिए इजराइल के F-35 फाइटर जेट ने 1500 किलोमीटर की उड़ान भरी थी। ओके, एक थ्योरी यह भी सामने आई थी कि इजराइल ने हानिया को ड्रोन से मिसाइल लॉन्च करके मारा था। स्पाइक और स्पाइस मिसाइल, जिसका हमने कल जिक्र किया था। ठीक वैसे ही जैसे अमेरिका ने अलकायदा के आतंकी अल ज़वाहिरी को काबुल में मारा था। लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स ने हानिया की हत्या पर अब चौंकाने वाला खुलासा किया। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक हानिया का मर्डर मिसाइल हमले में नहीं हुआ है। हानिया को मारने के लिए इजराइल ने कोई ड्रोन लॉन्च नहीं किया है, बल्कि कमरे के अंदर ही बम को प्लांट करके हानिया को मार दिया गया। इजराइल के दुश्मन ईरान, हिजबुल्लाह और हमास की फिक्र बढ़ाने वाला मोसाद का यह हाईटेक प्लान देखिए। इस्माइल हानिया मोसाद की हिट लिस्ट में 7 अक्टूबर 2023 के बाद से ही था। वो दोहा जाता था, वहां की हर मूवमेंट मोसाद को मालूम थी। वो ईरान जाता था, यहां उसकी हर गतिविधि मोसाद के एजेंटों को पता थी। मोसाद को यह भी मालूम था कि वो हर बार तेहरान में IRGC के सबसे सुरक्षित गेस्ट हाउस में ही ठहराया जाता है, और हर बार यहां उसका एक ही रूम फिक्स होता है। यानी मोसाद ने हानिया का दी एंड करने के लिए लंबे वक्त तक उसके पैटर्न ऑफ लाइफ इंटेलिजेंस पर काम किया, और फिर मोसाद ने तेहरान में ही हानिया का काम तमाम करने के लिए वहां मौजूद अपने कई जासूसों को एक्टिव कर दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक हानिया के रूम में ही बम को प्लांट करने का प्लान बनाया गया। इसके लिए 2 महीने पहले ही बम की तस्करी करके तेहरान पहुंचाया गया था। यह बम रिमोट कंट्रोल था, और मोसाद ने जैसे ही इजराइल से तेहरान में धमाका किया, गेस्ट हाउस के कंपाउंड की दीवारों का हिस्सा ढह गया और रूम की खिड़कियां टूट गई। हालांकि इस धमाके में हानिया के बगल वाले रूम में ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, जबकि उस समय दूसरे कमरे में फिलिस्तीन जिहाद के नेता जियाद नखलेह ठहरे हुए थे। यानी इससे यह साबित हुआ कि हानिया की हत्या फुल प्रूफ प्लान के तहत की गई। न्यूयॉर्क टाइम्स की ये रिपोर्ट उन शुरुआती रिपोर्टों से बिल्कुल अलग है जिसमें दावा किया गया था कि इस्माइल हानिया की मौत एक मिसाइल अटैक में हुई। लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक हानिया के कमरे के अंदर रात 2 बजे बम ब्लास्ट के बाद कंपाउंड का मेडिकल स्टाफ वहां तुरंत पहुंचा, और उस टीम ने हानिया और उसके बॉडीगार्ड को मौके पर ही मृत घोषित कर दिया। हमास का सीनियर लीडर अल हाया भी उस समय ईरानी राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए तेहरान में था। वो तुरंत घटनास्थल पर पहुंचा, उसने हानिया के शव की पुष्टि की। इसके बाद IRGC के कुर्स फोर्स के कमांडर इस्माइल गनी ने तुरंत हानिया के मारे जाने की सूचना ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई को नींद से जगा कर दी। इसके बाद सुबह 7 बजे जाकर हानिया की मौत को ईरान की ओर से सार्वजनिक किया गया।
न्यूयॉर्क टाइम्स ने खुलासा 2 ईरानी और 1 अमेरिकी अधिकारी समेत पश्चिमी एशिया के 7 अधिकारियों के हवाले से किया है। इनमें से 5 अधिकारियों ने खुलासा किया है कि बम को लगभग 2 महीने पहले ही गेस्ट हाउस में छिपाया गया था। 5 अधिकारियों ने यह भी कहा है कि बम को काफी दूर से रिमोट के जरिए ब्लास्ट किया गया। गेस्ट हाउस में बम को कैसे छिपाया गया, इसके बारे में अधिकारी अब तक अनजान हैं। अधिकारियों को यह भी नहीं मालूम है कि हानिया के रूम में विस्फोटक कब और कैसे लगाए गए, लेकिन अधिकारियों ने नाम न बताने की शर्त पर जानकारी दी है कि मोसाद को हानिया की हत्या की योजना बनाने में कई महीने लगे। तेहरान में यह पूरा परिसर ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के कंट्रोल में आता है। मोसाद ने अपने जासूसों की मदद से लंबे वक्त तक इस इलाके की रेकी की थी। ईरान के अधिकारियों ने न्यूयॉर्क टाइम्स से खुलासा करते हुए माना है कि इस तरह का सिक्योरिटी ब्रीच ईरानी खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक विनाशकारी विफलता है और ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के लिए बेहद शर्मनाक है। हानिया की हत्या तेहरान में हुई, लेकिन उसे आज कतर की राजधानी दोहा में सुपुर्द खाक किया गया। ब्रिटिश मीडिया मिडिल ईस्ट आई के मुताबिक आज दोहा की सबसे बड़ी मस्जिद में नमाज पढ़ी गई। इस दौरान हजारों लोग हानिया को अंतिम विदाई देने पहुंचे। तुर्की ने हानिया के सम्मान में अपने देश के झंडे को आधा झुका रखा। यह आपको नहीं भूलना चाहिए कि हानिया की आखिरी मुलाकात तुर्की के ही फॉरेन मिनिस्टर से हुई थी। तुर्की और पाकिस्तान में आज शोक मनाया जा रहा है। हानिया को दोहा में लुसेल के एक कब्रिस्तान में दफनाया गया, लेकिन सोचिए कि हानिया की मौत से किसे सदमा लगा है और किसके चेहरे पर मुस्कान आई है। हानिया की हत्या से सबसे ज्यादा हमास के बाद ईरान सदमे में। यह गौर करने वाली बात है क्योंकि उसकी हत्या तेहरान में हुई है और यह ईरान के लिए एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच है। हानिया की हत्या पर हिजबुल्लाह भी मातम मना रहा है। हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह डर के साए में होगा क्योंकि उसे भी कहीं ना कहीं यह लगता होगा कि बेरूत में रहकर भी वो अब सुरक्षित नहीं। हानिया की हत्या की वजह से सबसे ज्यादा तनाव में यमन के हूती भी हैं। इस बीच हानिया की हत्या पर सबसे ज्यादा मुस्कान नेतन्याहू के चेहरे पर आई होगी क्योंकि मोसाद ने हानिया की हत्या करके हमास की रीढ़ तोड़ी है, हमास को कमजोर किया है और हमास को खड़ा होने में अब वक्त लग सकता है। सबसे बड़ी बात, इजराइल से संदेश देने में फिर इजराइल ये संदेश देने में फिर कामयाब हुआ कि वो अपने दुश्मनों को ना भूलता है, ना माफ करता है और सही समय आने पर इंतकाम लेता है। हानिया की मौत से कहा यह जा रहा है, एक्सपर्ट्स का कहना है कि जो अरब मोनार्क हैं वो बहुत खुश हैं, दिखा नहीं रहे लेकिन यह सच है। और इजराइल के अलावा हानिया की मौत से शायद खुशी अमेरिका के चेहरे पर भी आई होगी क्योंकि हमास ही कमजोर नहीं होगा बल्कि पश्चिमी एशिया में अमेरिका का दुश्मन नंबर 1 ईरान भी कहीं ना कहीं कमजोर पड़ेगा। लेकिन जैसा कि अमेरिका और इजराइल को लगता है ईरान और हमास कमजोर पड़ेंगे, क्या वैसा होगा? क्योंकि ऐसी एक नहीं कई रिपोर्ट्स हैं जो इशारा कर रही हैं कि ईरान इजराइल से बदला लेने के लिए घातक प्लान बना चुका है। 4 देशों से इजराइल पर एक साथ धावा बोल सकता है। इन 4 देशों में लेबनान भी शामिल है और लेबनान से ऑपरेट करने वाले हिजबुल्लाह ने इजराइल से इंतकाम का ट्रेलर दिखाना शुरू कर दिया है। 31 जुलाई को इजराइल ने तेहरान में हमास चीफ हानिया को मार दिया था, तो बेरूत में हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर फुआद शुकर को एयर स्ट्राइक में मार गिराया था। फुआद शुकर की मौत के बाद हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह ने इजराइल को रेड लाइन क्रॉस करने की वार्निंग दी थी। कल रात हिजबुल्लाह ने कमांडर की मौत का बदला लेने के लिए इजराइल पर 70 रॉकेट से एक साथ हमला किया और उत्तरी इजराइल के गलीली को टारगेट किया। रॉकेट हमलों में भारी नुकसान का दावा किया जा रहा है। इजराइल ने हिजबुल्लाह के 90% अटैक को नाकाम करने का दावा किया है। हिजबुल्लाह के रॉकेट स्वॉर्म को आसमान में ही नष्ट कर दिया गया है। इजराइल ने हिजबुल्लाह के इस हमले के बाद जवाबी कार्रवाई भी की। दक्षिण लेबनान के येटर इलाके में एयर स्ट्राइक करके कई इमारतें जमींदोज कर दी और हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को तबाह कर दिया है। बात जहां तक हानिया की मौत का बदला लेने के लिए ईरान के अगले कदम की है, तो ऐसी खबरें भी हैं कि ईरान जंग के मैदान से लेकर यूएन के वैश्विक मंच तक इजराइल के खिलाफ हार्ड लाइन खींच चुका है। ईरान के विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र में अनुच्छेद 51 का हवाला देते हुए आत्मरक्षा के अधिकारों वाली दलील दी, तो अमेरिकी सूत्रों के हवाले से हिब्रू मीडिया ने दावा किया है कि ईरान इजराइल के खिलाफ 14 अप्रैल से भी बड़े हमले की प्लानिंग कर रहा है। यह चिंताजनक खबर है। 14 अप्रैल को 350 रॉकेट दागने वाले ईरान ने इस बार हजारों मिसाइलों से तेल अवीव को दहलाने का प्लान बनाया है। इजराइल पर एक साथ ईरान, इराक, यमन, सीरिया यानी 4 देशों से हमले का चक्रव्यूह रचा गया है। कई दिनों तक ईरान और हिजबुल्लाह की
इजराइल पर हमले की योजना है। हाइपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइलों से अटैक का प्लान है। हालांकि ईरान के खतरनाक इरादे की भनक इजराइल को भी है और ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि अमेरिका और इजराइल ईरान से सीधी जंग की तैयारी में है। वॉरशिप्स आ चुके हैं वहां पर, कई फाइटर प्लेन्स ऑल अलर्ट पर हैं और इतना ही नहीं, इजराइल ने अपने कई यूनिट्स को स्टैंड बाय पर कर दिया है। कार्गो प्लेन्स लगा दिए हैं अपने सिविलियंस को एवैक्यूएशन के लिए। सबके बीच में अब रुक करते हैं एक और खबर की ओर। फ्रांस में आपको बता दें, वहां पर जो इजराइल के एथलीट्स हैं, इजराइल को पहला मेडल मिल चुका है कल, जो एथलीट्स हैं उनको हाई अलर्ट पर कर दिया गया है। फ्रांस की जब हम बात कर रहे हैं तो फिक्र आपकी में अब बात करते हैं पेरिस ओलंपिक के चेहरे पर पड़े बदनामी वाले मुक्के की। ठीक सुना आपने, मैं इसको रिपीट कर रहा हूं, पेरिस ओलंपिक के चेहरे पर पड़े बदनामी वाले मुक्के की। पेरिस में चल रहा ओलंपिक इतिहास का सबसे विवादित, सबसे कंट्रोवर्शियल ओलंपिक खेलों में दर्ज हो चुका है। कल इसी ओलंपिक में एक ऐसा बॉक्सिंग मैच हुआ जो कि दुनिया का सबसे छोटा बॉक्सिंग मैच था, सिर्फ 46 सेकंड में खत्म हो गया। इसमें एक महिला बॉक्सर ने सिर्फ 2 घूंसे खाने के बाद हाथ खड़े कर दिए, क्योंकि उसका मुकाबला दूसरी महिला मुक्केबाज से नहीं बल्कि पुरुष जैसी शक्ति वाले ट्रांसजेंडर से हो रहा था। आखिर ऐसा क्यों हुआ, इसे समझने के लिए यह वीडियो बहुत गौर से देखिए। लाल जर्सी में अल्जीरिया की ट्रांसजेंडर बॉक्सर ईमान खलीफ है, जबकि नीली जर्सी में इटली की बॉक्सर एंजेला कैरीनी है। एंजेला कैरीनी। जैसे ही मैच के पहले बाउट की शुरुआत होती है, कुछ ही सेकंड्स के बाद ट्रांसजेंडर बॉक्सर ईमान खलीफ ने इटली की बॉक्सर के चेहरे पर जमकर पंच जड़ दिया। इस मुक्के के बाद एंजेला कैरीनी को बहुत तेज दर्द हुआ। उन्हें अंदाजा नहीं था कि उनके चेहरे पर इतना जोर से पंच लगेगा। इसके बाद एंजेला कैरीनी ने अल्जीरिया की ट्रांसजेंडर बॉक्सर ईमान खलीफ से लड़ने से इनकार कर दिया। 40 सेकंड में ही यह मैच समाप्त हो गया। इटली की जो बॉक्सर थी वो अपने पिता को डेडिकेट करना चाहती थी अपना मैच, वो उनकी वजह से ओलंपिक में शामिल हुई थी और वो रोती हुई बाहर चली गई। लेकिन रेफरी ने ट्रांसजेंडर बॉक्सर को विजेता घोषित कर दिया। फिर एंजेला कैरीनी रिंग में बैठकर फूट फूट कर रोने लगी है। मुकाबला बराबरी का नहीं था। ईमान खलीफ एक ट्रांसजेंडर है, उनके पास पुरुषों जितनी ताकत है। आमतौर पर शारीरिक बाहुबल के हिसाब से पुरुषों में ज्यादा ताकत होती है। इसे अन्याय मानते हुए इटली की बॉक्सर ने आगे लड़ने से इनकार कर दिया। इस बॉक्सिंग मैच ने पेरिस ओलंपिक पर बड़े सवाल खड़े कर दिए और सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर एक महिला बॉक्सर को एक ट्रांसजेंडर बॉक्सर से क्यों लड़ाया गया, वो भी तब जब इस बॉक्सर को पहले वर्ल्ड चैंपियनशिप में डिस्क्वालीफाई किया जा चुका है। क्या एक महिला बॉक्सर के साथ ओलंपिक जैसे मंच पर भेदभाव हुआ है? क्या किसी को पहले इस बात का अंदाजा नहीं था? पुरुषों जितनी ताकत वाले ट्रांसजेंडर को महिला बॉक्सर से क्यों भिड़वाया गया, यह सोचने वाला सवाल है। लैंगिक समानता के बहाने ओलंपिक खेलों के आयोजकों से बड़ी भूल हुई है। सवाल कई हैं, लेकिन अब तक ओलंपिक खेलों के आयोजकों की तरफ से इस पर कोई साफ सफाई नहीं आई है। लेकिन इटली की बॉक्सर एंजेला कैरीनी ने कहा है कि वो इसे अपनी हार के तौर पर नहीं देखती, वो अपने पिता के सपनों को जरूर पूरा करेंगी। कुछ वक्त पहले उनके पिता का निधन भी हो गया था, इसीलिए मैच के बाद उन्होंने अपने पिता से जुड़ी यादों को बताया और वो भावुक हो गई। ईमान खलीफ की जीत के बाद से ही पूरी दुनिया में लोगों में जबरदस्त नाराजगी देखने को मिल रही है। एक और बॉक्सर हैं, वो ताइवान की हैं, वो 57 किलो कैटेगरी में, वो भी ट्रांसजेंडर है। वैसे आपकी जानकारी के लिए इसी में एक नाम है माइक टाइसन का, जो कि बहुत नाराज है। माइक टाइसन को उनकी बेहद डराने वाली बॉक्सिंग शैली के लिए जाना जाता है। आपको याद होगा, इससे थोड़ा सा ज्यादा लंबा बॉक्सिंग मैच माइक टाइसन ने खेला था, जो सिर्फ 2 मिनट के अंदर ही उन्होंने खत्म कर दिया था। माइक टाइसन ने अल्जीरिया की बॉक्सर ईमान खलीफ को ओपन चैलेंज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर ईमान में दम है तो वो उनसे लड़कर दिखाएं, और अगर माइक टाइसन जीत गए तो वो सारा पैसा महिलाओं के लिए चैरिटी में दान कर देंगे। आपको बता दें कि एक दौर था जब माइक टाइसन के आगे दुनिया का कोई भी मुक्केबाज टिक नहीं सकता था। आयरन माइक, किड डायनामाइट एंड द बैडेस्ट मैन ऑन द प्लैनेट जैसे खिताब भी मिल चुके हैं। लेकिन इस बार 58 वर्ष के माइक टाइसन ने 25 वर्ष के अल्जीरिया बॉक्सर को चैलेंज कर दिया है। वहीं इटली की बॉक्सर के साथ जो कुछ भी हो, उसे लेकर कई रिएक्शंस आए हैं। लोग इसे अन्याय के तौर पर देख रहे हैं। इसमें इटली की प्रधानमंत्री भी शामिल हैं। सुनिए इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने क्या कहा। अब इस पूरी खबर में विवाद की वजह है 25 साल की बॉक्सर ईमान खलीफ, जो अल्जीरिया से है।
और ईमान को लेकर दावा है कि वो महिला बॉक्सर नहीं बल्कि पुरुष बॉक्सर है, और इसकी वजह क्या है इस पर गौर करने की जरूरत है। ईमान खलीफ वो बॉक्सर हैं जिनके जेंडर को लेकर पहले भी सवाल उठ चुके हैं। वर्ष 2023 न्यू दिल्ली, लोकेशन न्यू दिल्ली, वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में उन्हें डिस्क्वालीफाई किया गया था। आईबीएफ ने, इंटरनेशनल बॉक्सिंग फेडरेशन ने किया था, क्योंकि उस वक्त ईमान खलीफ जेंडर एलिजिबिलिटी टेस्ट में फेल हो गई थी। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप के मेडिकल टेस्ट में ईमान खलीफ का टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो हाई पाया गया था। ईमान का टेस्टोस्टेरोन लेवल इतना ज्यादा था जो आमतौर पर पुरुषों में होता है। आपको बता दें कि टेस्टोस्टेरोन एक सेक्सुअल हार्मोनल है जो पुरुषों और महिलाओं दोनों के शरीर में होता है, लेकिन पुरुषों में इसका स्तर महिलाओं से 20 गुना ज्यादा हो। कुछ वैसा ही स्तर तब ईमान खलीफ में मिला था, जिसके बाद उन्हें वर्ल्ड चैंपियनशिप में खेलने की अनुमति नहीं मिली थी। लेकिन इस वर्ष ओलंपिक कमेटी ने ईमान खलीफ को बतौर महिला बॉक्सर शामिल किया, और यही वजह है कि उन्हें इटली की महिला बॉक्सर एंजेला करीनी के खिलाफ उतारा गया। लेकिन यह मैच सिर्फ 2 मुक्कों और 46 सेकंड में समाप्त हो गया। हमने आपको बताया कि माइक टायसन तो अल्जीरिया के बॉक्सर खलीफ को चैलेंज ही कर चुके हैं, लेकिन कई और लोग हैं जो खुलकर इसका विरोध भी कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर आई स्टैंड विद एंजेला करीनी ट्रेंड करने लगा है, और इस विरोध में दुनिया की कई बड़ी हस्तियां शामिल हो चुके हैं। इसमें पहला नाम है इलॉन मस्क का। इलॉन मस्क पिछले 2 दिनों में एंजेला करीनी से जुड़ी कई पोस्ट शेयर कर चुके हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि महिलाओं के खेल में पुरुषों को खेलने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। वहीं अमेरिका में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो महिलाओं के खेल से पुरुषों को हमेशा दूर रखेंगे। हैरी पॉटर जैसी दुनिया की बेस्ट सेलिंग किताबें लिखने वाली लंदन की राइटर J.K. रोलिंग ने कहा है कि एक युवा महिला मुक्केबाज से वो सब कुछ छीन लिया गया जिसके लिए उसने रात दिन मेहनत की थी। एक पुरुष को महिला के साथ लड़ाना अपमानजनक है। वहीं कंगना रनौत ने कहा है कि खलीफ ने करीनी को रिंग में ऐसे मारा जैसे कोई पुरुष महिला को शारीरिक शोषण के मामले में मारता है। साथ ही पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह ने कहा है कि मेरे विचार से ये अनुचित है, ओलंपिक में इस घटना/मैच का रिव्यू होना चाहिए। इसके अलावा सैकड़ों मीम्स वायरल हैं जिनमें लोग ओलंपिक के आयोजकों को कोस रहे हैं। वैसे ओलंपिक खेलों में लैंगिकता बड़ा विवाद का विषय रहा है। आम लोगों और एक्सपर्ट्स की राय में विरोधाभास रहा है। पूरी दुनिया में सबसे प्रचलित मत यही है कि एक स्त्री का मुकाबला एक पुरुष जैसी शक्ति वाले व्यक्ति से नहीं करवाना चाहिए। इसमें एक नाम भारतीय स्प्रिंटर दूती चंद का भी है। 2014 के कॉमनवेल्थ गेम से उनका नाम भी सिर्फ इसलिए हटा दिया गया था क्योंकि उनके शरीर में टेस्टोस्टेरोन की अधिक मात्रा पाई गई थी। वो इस पूरे विवाद पर क्या कहती हैं, आपको सुनना चाहिए। 2014 में मैं केस अप्लाई किया था स्विट्जरलैंड में, कोर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन स्पोर्ट्स। वहाँ पे वही मैं लिख के दिया था कि जो हार्मोन प्रोड्यूस हो रहा है वो नेचुरल है। हार्मोन बनने से कोई लड़का बन नहीं जाता है कि ज्यादा ताकत नहीं हो जाता बॉडी में। वो नेचुरल हार्मोन वो कभी बढ़ता है तो कभी कम भी हो जाता है। ओलंपिक से जो तस्वीरें आ रही हैं उनमें सबसे चर्चित तस्वीर एक ऐसे खिलाड़ी की है जिसके अंदाज की तुलना फिल्म स्टार्स से की जा रही है। इस खिलाड़ी के बारे में कहा जा रहा है कि ये इस वक्त दुनिया का सबसे चर्चित पुरुष खिलाड़ी है। जो लोग व्यंग कस रहे हैं वो कह रहे हैं कि ये है टर्की का हिटमैन। इस खिलाड़ी का अंदाज देखकर सलमान खान की दबंग जैसी फिल्मों की याद आ जाएगी। वो खिलाड़ी है पेरिस ओलंपिक में अपनी शूटिंग और अंदाज से छा जाने वाले तुर्की के शूटर यूसुफ डिकेक। जो अंदाज यूसुफ ने ओलंपिक के शूटिंग कंपटीशन में दिखाया है उससे वो पूरी दुनिया में छा गए हैं। ओलंपिक जैसे खेलों की दुनिया के सबसे बड़े मंच पर कोई भी शूटर पहले हेडफोन लगाता है, ये देखिए आप जरा, ताकि वो फोकस कर पाए। खास तरह का चश्मा पहनता है जिसमें एक जगह छुपा रहता है, कवर रहता है और एक हल्का सा विंडो बनी रहती है जिससे वो उसे सिर्फ लक्ष्य दिखाई दे। लेकिन तुर्की के शूटर ने ओलंपिक के खेलों में ऐसे भाग लिया जैसे वो घर के कॉरिडोर में शूटिंग कर रहे हों। आए, एक कॉफी पी, कपड़े पहने, जीन्स पहनी, शूट किया, जेब में हाथ डाला और निकल गए सिल्वर मेडल लेकर। ये था इनका अंदाज। बिना किसी किट या गेम एसेसरी के इस्तेमाल किए उन्होंने जेब में हाथ डालकर आराम से निशाना लगाया और फिर टारगेट ध्यान से देखने के लिए एक आंख भी बंद नहीं की, बस पिस्टल फायर की
और सिल्वर जीतकर आराम से चलते बने। अब तुर्की के शूटर और दुनिया के बाकी शूटर्स में फर्क देखिए। हर कोई, ये देखिए, हर कोई शूटिंग एसेसरीज के साथ पहुंचा है। इसमें भारत के लिए जीतने वाले, ब्रॉन्ज जीतने वाले मनु भाकर भी थे, ये देखिए जरा। लेकिन तुर्की के शूटर यूसुफ डिकेक जिस अंदाज में आए और सिल्वर जीत कर चले गए, उसने हर किसी का दिल जीत लिया है। बड़ी बात यह है कि वो 51 वर्ष के हैं। इस उम्र में तो लोगों को आम तौर पर दिखना भी कम हो जाता है, लेकिन यूसुफ डिकेक के अचूक निशाने हर किसी को चौंका दिया है। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि कहीं वो तुर्की के हिटमैन तो नहीं। तुर्की के शूटर यूसुफ और दुनिया के बाकी शूटर्स में फर्क आप कुछ इस तरह से समझ सकते हैं। जिस इवेंट में तुर्की के शूटर हिस्सा ले रहे हैं, उसमें सर्बिया के शूटर भी थे। ये देखिए जरा, दोनों शूटर में फर्क जरा ध्यान से देखिए। ये देखिए, अब सर्बिया के शूटर ने स्पेशल हेडफोन पहना हुआ था, बहुत फोकस करना था, कहीं से भी ध्वनि नहीं आती। तुर्की के शूटर ने कोई हेडफोन नहीं था, उनके कान में सिर्फ ईयर प्लग्स थे। सर्बिया के शूटर ने स्पेशल चश्मा पहन रखा था, जो एक तरफ से बंद था, दूसरे में छोटी सी एक विंडो बनी थी फोकस करने के लिए। तुर्की के शूटर की आंखों पर साधारण नॉर्मल ग्लासेस लगे हुए थे। सर्बिया के शूटर की एक आंख बंद थी, तुर्की के शूटर की दोनों आंखें खुली थी। सर्बिया के शूटर के हाथ बाहर थे, जबकि तुर्की के शूटर ने अपना एक हाथ जेब में रखा हुआ था। सोचिए तुर्की के इस खिलाड़ी को खुद पर कितना भरोसा रहा होगा। इस भरोसे के पीछे कड़ी ट्रेनिंग है, वर्षों की मेहनत है और कॉन्फिडेंस है। लेकिन अब एक और इंटरनेशनल न्यूज। हमने आपको 3 खबरें बताई थी, अब तीसरी खबर के रुख करते हैं पेरिस से। अब आपको अमेरिका लेकर चलते हैं, जहां राष्ट्रपति चुनाव में भारतीय महिलाओं का पारंपरिक परिधान साड़ी सियासी विमर्श का केंद्र बनी हुई है। राष्ट्रपति पद के रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेट प्रतिद्वंदी कमला हैरिस के बीच साड़ी वाले सवाल ट्रेंड कर रहे हैं। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने कमला हैरिस की नस्लीय पहचान पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ट्रंप कह रहे हैं कि कमला अश्वेत नहीं भारतीय हैं, वो जानबूझकर अश्वेत पहचान को भुनाने में लगे हैं। अपने दावे को सही साबित करने के लिए ट्रंप इन दिनों काफी शोध कर रहे हैं, और नेता जब शोध करने लगे तो समझ लीजिए भयंकर सियासत हो रही है। इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है, ट्रंप के जो रनिंग मेट है जेडी वेंस, उनकी तो पत्नी एक्चुअली इंडियन ओरिजिन की है। क्या कहना चाहते हैं ट्रंप? साड़ी पहने हुए कमला हैरिस की एक तस्वीर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर शेयर भी की है। तस्वीर के जरिए ट्रंप की कोशिश है कि वो कमला के भारतीय होने के अपने दावे को सही सिद्ध कर सकें। इस तस्वीर को पॉलिटिकल टूल बनाकर ट्रंप ने कमला हैरिस के भारतीय मूल और भारतीय विरासत के प्रति उनके प्रेम को दिखाने की कोशिश की है। ट्रंप कमला हैरिस को बाहरी साबित करके उनकी चुनावी गाड़ी को डिरेल करना चाहते हैं। वैसे आपको बता दें कि कमला हैरिस का भारत से यही कनेक्शन है कि उनकी मां श्यामला गोपालन का जन्म तमिलनाडु में हुआ था, बाद में वो अमेरिका जाकर बस गई थी। अब कमला हैरिस की यही पहचान, उनका साड़ी वाला परिधान और भारतीय भोजन के प्रति उनका लगाव अमेरिकी चुनाव के प्रमुख मुद्दे बन गए हैं। इन मुद्दों पर ट्रंप और कमला हैरिस के बीच टकराव का लेवल हाई है। कमला हैरिस को भारतीय साबित करने के लिए ट्रंप पूरा जोर लगा रहे हैं। कमला हैरिस की साड़ी वाली तस्वीर से पहले वो उनका व्यंजन पकाने वाला एक वीडियो शेयर कर चुके हैं। इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया ये वीडियो साल 2020 का है। वीडियो में कमला हैरिस दक्षिण भारतीय व्यंजन डोसा बनाते और खाने पर बात करते दिख रही हैं। वीडियो में हैरिस खुद को भारतीय बता रही हैं और अपने पसंदीदा दक्षिण भारतीय डिशेस की चर्चा कर रही हैं। कमला हैरिस भारतीय हैं या अश्वेत, इस विवाद की शुरुआत ट्रंप के एक बयान से हुई थी। ट्रंप की इस नस्लीय टिप्पणी का कमला हैरिस ने भी कड़ा जवाब दिया है। ट्रंप और कमला हैरिस के बीच भारतीय या अश्वेत से शुरू हुई जुबानी जंग अब साड़ी और डोसा पर आकर अटकी है। अब ट्रंप को भले ही कमला हैरिस की साड़ी और उनका भारतीय होना पसंद न हो, लेकिन उनकी गिरती अप्रूवल रेटिंग बता रही है कि कमला हैरिस उन्हें कड़ी टक्कर दे रही हैं। फिक्र में अब खबरों की दिशा को देश की ओर मोड़ते हैं और फिक्र की राजनीतिक फाइल्स खोलते हैं। शुरुआत आज की सबसे बड़ी पॉलिटिकल ब्लॉकबस्टर से, जिसकी स्क्रिप्ट राहुल गांधी ने वायनाड में लिखी, लेकिन झटके दिल्ली तक लगे हैं।
अपने एक्स हैंडल पर उन्होंने 2 अगस्त की रात 1:52 पर सिर्फ 27 शब्दों का एक टीजर लिखा है। यानी उस वक्त जब आप सो रहे थे, आज दिन भर संसद के अंदर से लेकर बाहर तक इसका कंपन महसूस किया गया। इसीलिए पहले यह जानना जरूरी है कि राहुल गांधी ने क्या इल्जाम लगाए, उन्होंने क्या लिखा है। जाहिर है 2 in 1 को मेरा चक्रव्यूह भाषण पसंद नहीं आया। ईडी के अंदरूनी सूत्रों ने मुझे बताया है कि छापेमारी की योजना बनाई जा रही है। बाहें फैलाकर इंतजार कर रहा हूं, चाय और बिस्किट मेरी तरफ से। राहुल का दावा है कि यह स्पीच 2 in 1 को पसंद नहीं आई है। अब ये 2 in 1 कौन है, ये तो वही बताएंगे, लेकिन उनके आरोप ही नहीं, शब्द भी मारक थे। सुबह जब ट्वीट सबने देखा तो सियासी हंगामा होना ही था, और वो हुआ भी। संसद के बाहर क्या हुआ, इसकी चर्चा बाद में करेंगे। पहले संसद के अंदर किस तरह आज फिर महाभारत, शकुनी और चक्रव्यूह का जिक्र हुआ, वो आपको बताते हैं। राहुल गांधी ने 29 जुलाई को बजट भाषण पर चर्चा के दौरान 47 मिनट का भाषण दिया था, जिसमें उन्होंने महाभारत, चक्रव्यूह, अभिमन्यु, अर्जुन, गुरु द्रोणाचार्य और शिव की बारात का जिक्र किया था। इसके करीब 72 घंटे बाद ईडी वाले आरोपों की एंट्री हुई। बीजेपी की तरफ से संसद में कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने मोर्चा संभाला। उन्होंने चक्रव्यूह वाले बयान पर तंज करते हुए राहुल के लिए कहा कि उन्हें शकुनी, चक्रव्यूह और चौसर याद आता है और हमें कन्हैया। एक बार दोनों नेताओं के बीच संसद के अंदर महाभारत के किरदार वाला संवाद सुनिए, फिर आगे बढ़ेंगे। 21वीं सदी में सर एक नया चक्रव्यूह तैयार हुआ है। सर अभिमन्यु को 6 लोगों ने मारा था। उनके नाम द्रोणाचार्य, कर्ण, कृपाचार्य, कृतवर्मा, अश्वत्थामा और शकुनी। सर आज भी चक्रव्यूह के बीच में 6 लोग हैं। उनको याद भी आए तो शकुनी याद आए। शकुनी, चौपड़, चक्रव्यूह और इन सारे शब्दों का संबंध है अधर्म से। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी सुनत ऐसी। शकुनी मतलब छल, धोखे और कपट के प्रतीक थे। चौपड़ में तो धोखे से ही हराया गया था। और चक्रव्यूह मतलब फेरवार नहीं, घेर के मारना। अब कांग्रेस को क्यों चक्रव्यूह, शकुनी, चौपड़ ये याद आते हैं? माननीय उपसभापति जी, जब महाभारत काल में हम जाते हैं तो हमें तो भगवान श्री कृष्ण याद आते हैं। राहुल गांधी पॉलिटिकल ब्लॉकबस्टर पर आपने सांसद के अंदर का एपिसोड तो देख लिया, लेकिन बाहर माहौल किस कदर गर्म रहा, कैसे कांग्रेस के सहयोगियों ने आरोपों का पारा चढ़ा दिया, इसे देखिए। राहुल गांधी जी का भाषण बहुत दमदार और बहुत प्रभावशाली था। इसको लेकर भाजपा अभी संकट में है और दबाव डालने की कोशिश कर रही है। भाजपा के हर साजिश के साथ मुकाबला करने के लिए कांग्रेस पार्टी तैयार है। उन्हें चुनौती देता हूं कि वो बताएं कि कौन अधिकारी उनको फोन किया है। इससे बड़ा झूठा कोई आज तक एलओपी नहीं पैदा किया। संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति, हाउस चल रहा है, उसके बाद ऐसा झूठ बोलना। और ये साजिश यहाँ नहीं, विदेश की भूमि पर रची जा रही है। ये मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ भी हो सकता है, हमले भी हो सकते हैं हमारे सबके ऊपर, राहुल जी के ऊपर। मैं इतना कह सकता हूँ, क्योंकि 1 महीने से जिस तरह से हम सभी लोगों ने राहुल जी के नेतृत्व में दिल्ली में इस सरकार की धज्जियाँ उड़ाई है, सरकार की नींद उड़ गई है। जो जैसा पाप करेगा उसका परिणाम उसको भुगतना पड़ेगा। अगर उन्होंने कोई पाप किया होगा तभी उनको संदेह होगा। हम लोग तो इतना दिन अलग रहे, तो कहाँ हम लोग, क्या किसी ने छापा नहीं मारा? जो इस सरकार के खिलाफ आवाज उठाएगा उसको पकड़ के जेल में डाल देंगे। तो ईडी और सीबीआई का खुलेआम दुरुपयोग हो रहा है। जो भी सरकार के खिलाफ बोलता है उसको जेल में डालते हैं।
राहुल गांधी जी की जो चिंता है वो बिल्कुल अपनी जगह जायज है। मेरा ये मानना है कि ये वायनाड के प्रश्न से बचने के लिए इन्होंने ये ईडी का एक इमेजिनरी 2 बजे रात को उन्होंने उसको एक ड्रीम आया है, जो भी आया। राहुल जी के बारे में हम क्या कहें, उनकी किसी बात का ना कोई तुक है, ना कोई ढंग है, और ना ही कोई हमें समझ ही आती है उनकी बातें। जब सरकार डरती है, ईडी, आईटी और सीबीआई को आगे करती है, तो इस तरीके से मिसयूज़ जो हो रहा है, हम बार बार इसी की बात कर रहे हैं, इसी के ऊपर चर्चा हो रही है कि कितना ये सरकार ईडी, आईटी और सीबीआई के हवाले से अपना एजेंडा चलाती रहेगी। देखिए, सारी बयानबाजी अपनी जगह है। तथ्य ये है कि राहुल गांधी और ईडी का पुराना रिश्ता है। नेशनल हेराल्ड केस में एजेंसी उनसे लंबी पूछताछ कर चुकी है। इसी मामले में राहुल गांधी और सोनिया गांधी दोनों जमानत पर भी हैं। लेकिन टाइमिंग देखिए, जब ईडी के संभावित छापे की चर्चा चली तो उसी वक्त सरकार का वो जवाब भी वायरल होने लगा जो इसी सत्र में 26 जुलाई को दिया गया था। ईडी के छापे को लेकर यह सवाल उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने पूछे थे। इसका जवाब वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने दिया। सवाल यह था कि क्या 2014 के बाद से छापे के आंकड़े 90% बढ़ गए हैं? क्या ईडी के मामलों में छापे और शिकायत का अनुपात 2014 से काफी कम है? इस पर राज्यसभा में सरकार का लिखित जवाब चौंकाने वाला है। सरकार ने बताया कि 2004 से 2014 के बीच ईडी ने 112 छापेमारी की, जबकि 2014 से 2022 के बीच यह आंकड़ा बढ़कर 3,000 से ज्यादा हो गया है। यानी इस हिसाब से देखा जाए तो 2004 से 2014 की तुलना में 2014 से 2022 के दौरान ईडी के छापे लगभग 27 गुना बढ़ गए हैं। 2004 से 2014 तक केंद्र में कांग्रेस के गठबंधन वाली यूपीए की सरकार थी और 2014 से 22 तक नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए की सरकार है। फिक्र आपकी में अब बात उत्तर प्रदेश की, जहां मानसून की बारिश का पानी तो विधानसभा से निकल गया है, लेकिन यूपी की बीजेपी सरकार और संगठन के रिश्तों में फिसलन बरकरार। सरकार और संगठन के बीच मनमुटाव के राउंड 2 की शुरुआत हो चुकी है। अब तक जो बातें पर्दे के पीछे थी वो नए सिरे से रिलीज हो गई हैं और ये सब कुछ नजूल संपत्ति विधेयक के जरिए। यूपी में जिस नजूल संपत्ति विधेयक को विधानसभा में नेता सदन होने के नाते सीएम योगी आदित्यनाथ ने पास करवाया, उसी विधेयक को विधान परिषद में बीजेपी के ही प्रदेश अध्यक्ष और एमएलसी भूपेंद्र चौधरी ने रुकवा दिया। दरअसल भूपेंद्र चौधरी जो ब्रेक उन्होंने लगाया है उसके पीछे सियासी कहानी है और इसमें दिल्ली से हुए हस्तक्षेप वाला एंगल भी है। बुधवार को विधानसभा से बिल पास होने के बाद नाराजगी जताने वाले बीजेपी विधायकों ने प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और केशव प्रसाद मौर्य से मिलकर अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी। बीजेपी विधायकों ने प्रदेश अध्यक्ष और केशव मौर्य से बिल पास होने की सूरत में बीजेपी को उत्तर प्रदेश में होने वाले भारी नुकसान की आशंका भी जताई थी। खास बात यह है कि विधानसभा में बिल का विरोध करने वाले दोनों बीजेपी के विधायक सिद्धार्थनाथ सिंह और हर्ष वाजपेयी प्रयागराज क्षेत्र से आते हैं। उप मुख्यमंत्री कृष्ण प्रसाद मौर्य भी प्रयागराज से आते हैं। इसके बाद ही तय हुआ कि विधान परिषद के सभी सदस्यों की आम सहमति से इस बिल को पास होने से रोका जाए। इसके बाद गुरुवार को विधान परिषद में बिल पेश किया गया। केशव प्रसाद मौर्य विधान परिषद सदन में बिल टेबल करने का प्रस्ताव कर ही रहे थे, तभी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और एमएलसी भूपेंद्र चौधरी खड़े हुए और विधेयक को प्रवर समिति में भेजने की बात कहने लगे। ऐसे में सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह ने भूपेंद्र चौधरी को रोका और कहा कि पहले विधेयक जो है उसको टेबल तो हो जाने दीजिए। इसके बाद भूपेंद्र चौधरी बैठ गए और जैसे ही केशव प्रसाद मौर्य ने विधेयक पेश किया उसके बाद फिर से भूपेंद्र चौधरी खड़े होते हैं और विधेयक प्रवर समिति में भेजने को कहने लग जाते हैं। उन्होंने कहा कि प्रवर समिति 2 महीने में रिपोर्ट देगी। ऐसे में सवाल यह है कि जब नजूल संपत्ति विधेयक को विधान परिषद में अटकाना ही था तो विधानसभा से क्यों पास कराया गया? क्या नजूल संपत्ति विधेयक ने साबित कर दिया है कि सरकार से बड़ा संगठन है? यह घटना संकेत दे रही है कि यूपी में सरकार और पार्टी संगठन के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इस घटना के बाद यूपी के इंटरनल पॉलिटिकल सर्कल में इस बात की चर्चा जमकर हो रही है कि सार्वजनिक रूप से संगठन इस बार सरकार पर काफी भारी पड़ा है। सूत्रों से यह भी दावा किया जा रहा है कि विधानसभा की तरह यह विधान परिषद से भी पास हो जाता, लेकिन दिल्ली से हस्तक्षेप हुआ और सरकार को संगठन के सामने झुकना पड़ा, जिसके बाद इस विधेयक को प्रवर समिति को भेज दिया गया। इस मामले में सरकार अलग दिखी
तो संगठन दूसरी तरफ खड़ा दिखाई दिया। योगी सरकार इस विधेयक को पास कराना चाहती थी, लेकिन सहयोगी भी इसके खिलाफ खड़े हो गए। अपना दल, निषाद पार्टी और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी तीनों ही विधेयक के मौजूदा स्वरूप में पास होने के खिलाफ थे, जिससे सरकार की मुश्किलें बढ़ी। विपक्षी दल बीजेपी की इस अंदरूनी लड़ाई से काफी आनंद में है। कांग्रेस तो कह रही है कि ये सब एक दूसरे को नीचा दिखाने का तरीका है। आखिर नजूल संपत्ति विधेयक क्या है और इस पर इतनी राजनीति क्यों हो रही है, उस पर हमने फिक्र की गाइड तैयार की है। इस पर विस्तार से बात करें उससे पहले नेताओं के बयानों से समझिए कि यूपी में बीजेपी सरकार और संगठन किस तरह एक दूसरे को बैकफुट पर धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे विधानमंडल दल के नेता हैं, सबने बातचीत करके ही इस विषय को आगे बढ़े हैं। जहाँ तक सदस्यों के मन के विषय प्रश्न है कि और गहनता से विचार विमर्श हो, बातचीत हो, तभी इस पर आगे बढ़ा जाए, तो ऐसा निर्णय हुआ है। ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर आपस में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, उसी का परिणाम है ये बिल भी। जब आपस में कोई डिस्कशन कोई चीज़ होती है या आपस में कोई बात डिस्कस करके ये वो पटल पे आएगी, मुझे लगता है तब तो पास हो जाना चाहिए। नजूल भूमि का बिल विधानसभा से पास होकर के विधान परिषद में आया है और वह प्रवर समिति को भेजा गया है। अब प्रवर समिति उस पर विचार करके जो निर्णय होगा उससे प्रदेश अवगत होगा, सदन अवगत होगा। संसदीय प्रक्रिया के अंदर इसीलिए बनी है कि चर्चा करने के बाद कोई चीज़ आती है, उस पर चर्चा होती है, चर्चा करने के बाद सही लगे तो उसको भेज दिया जाए। और ये पार्टी के लोग हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने करा और इसके लिए कोई वो नहीं हुआ। उसमें भी सरकार से बात हुई, मुख्यमंत्री जी ने खुद मीटिंग कॉल करी। फिर सरकार को विचार करना चाहिए। कुछ अधिकारी ऐसे, मैंने पहले भी बता दिया, कि वो ऐसा घुमा रहे हैं कि वोट नाराज हो जाए। और वोट भी तो नजूल भूमि पर बैठा हुआ है, तब जब बीजेपी का कोई वोट खराब हो जाएगा तो किसके सारे वोट जीतेंगे भाई। नजूल पे जो विधेयक आया है उसका हम लोगों ने विरोध किया है, क्योंकि ये जनता के हित में नहीं है। बाद में इन्हीं जमीनों पर बड़ी संख्या में आबादी बस गई, ऐसा कहा जा रहा है। नजूल संपत्ति की अगर हम बात करें, नजूल की जमीन दो तरह की होती है, ग्रामीण इलाकों में और शहरी इलाकों में। ये जमीन 15 साल से लेकर 99 साल तक की लीज पर देने का नियम रहा है। लीज के बदले में लोग तय किराया देते रहे हैं। प्रयागराज से लेकर लखनऊ और मेरठ तक में नजूल की हजारों एकड़ जमीन है। लोग सालों से घर बना कर रहते हैं, खेती भी करते हैं। अयोध्या जैसे शहर में हजारों लोग नजूल की जमीन पर रहते हैं या फिर दुकान चलाते हैं। ऐसे ही प्रयागराज में इलाहाबाद हाई कोर्ट से लेकर राज्य लोक सेवा आयोग की बिल्डिंग तक नजूल लैंड पर बनी है। राजस्व विभाग, वन विभाग और सिंचाई विभाग की जमीन को नजूल के दायरे से बाहर रखा गया है। केंद्र सरकार के रक्षा, डाक, रेलवे और टेलीग्राफ विभाग की जमीन को भी नजूल के दायरे से बाहर रखा गया है। मायावती के मुख्यमंत्री रहते हुए नजूल के कुछ प्लॉट्स फ्री होल्ड किए गए थे। खैर, अब आपके मन में सवाल होगा कि अगर ये विधेयक कानून का रूप ले लेता तो क्या बदलाव आता। इसे आसान तरीके से समझाने के लिए हमने फिक्र की गाइड तैयार की है, जिसमें प्रश्न और उत्तर के साथ इस कानून से जुड़ी सारी जटिलताएं दूर हो जाएंगी। पहला सवाल यह है कि नजूल संपत्ति पर कानून बनने से क्या होगा। पहला सवाल यहां पर, सबसे पहले जमीन की लीज का नवीनीकरण नहीं होगा। नए कानून लागू होता है तो नजूल संपत्ति फ्री होल्ड नहीं होती। नवीनीकरण नहीं होने पर क्या होगा, जो लोग इस जमीन पर कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, कारोबार चला रहे हैं, उन्हें जमीन से हटना पड़ता। इससे लाखों लोग बेघर हो जाते। जमीन किसी व्यक्ति या संस्था को लीज पर देने की व्यवस्था बंद हो जाती। इसके बाद खाली हुई नजूल की जमीन का क्या होता, इसका इस्तेमाल सिर्फ सरकारी काम के लिए ही किया जाता। अब एक सवाल यह भी है कि जिन लोगों ने नजूल की जमीन वाली लीज के नवीनीकरण का पैसा दे रखा है, उनका क्या। तो विधेयक में प्रावधान किया गया है कि ऐसे लोगों का पैसा ब्याज समेत वापस किया जाएगा। इस फैसले का राजनीतिक असर क्या हो सकता था, तो इसका जवाब यह है कि जो लोग जमीन से बेदखल किए जाते हैं वो बीजेपी के खिलाफ हो सकते थे।
आने वाले दिनों में यूपी की 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। ऐसे में बीजेपी ये जोखिम उठाने की स्थिति में नहीं। वैसे तो दावा यह भी किया जा रहा है कि नजूल संपत्ति विधेयक को प्रवर समिति के पास भेजने में सीएम योगी आदित्यनाथ की सहमति थी और इस पर पार्टी के नेता बयान भी दे रहे हैं। हालांकि राजनीति में माइक पर बोली गई हर बात वैसी ही नहीं होती जैसी दिखती है। इस घटना से ये संकेत तो जरूर मिल गए हैं कि सरकार और संगठन में सब कुछ ठीक नहीं है।